पहले टॉपिक की हम बात करते हैं उपचय और अपचय। उपचय को इंग्लिश में जो कहा जाता है एनाबॉलिज्म और अपचय को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है ये संबंधित हैं एक प्रक्रिया से जिसे कहते हैं उपापचय। उपापचय उपापचय को कहेंगे मेटाबॉलिज्म, इसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। यानी मेन प्रक्रिया जो हो गई वो मेटाबॉलिज्म हो गई। इसके दो पहलू हैं उपचय और अपचय। उपचय जो है एनाबॉलिज्म, ये एनाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म, और ये जो है ये मेटाबॉलिज्म, और ये दोनों जो है इसी के पहलू हैं। सबसे पहले हमें उपापचय को समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं ये सब उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं ये उपापचयी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं। अब इसके दो विभिन्न पहलू हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, उपापचय क्या है? उपापचय जो है, एनाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म का संरचनात्मक पहलू है या रचनात्मक पहलू है। यानी कि यदि ऐसा हो कि कुछ चीजें मिलकर आपस में एनर्जी बनाएं, यानी कि जहां पर रचनात्मक बात हो, एनर्जी बन रही हो, जैसे कि नई कोशिका का निर्माण होना, तो जहां पे कुछ क्या हो, फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रकार की जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होगी उसे कहा जाएगा उपचय, यानी कि क्या, एनाबॉलिज्म, वो उपचय कहलाएगी। ऐसी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जिसमें कि रचनात्मक प्रक्रियाएं होंगी और किसी चीज की रचना होगी, चाहे नई कोशिका का निर्माण, तो जिनमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी का निर्माण होता है, वो कहलाएगी उपचय यानी एनाबॉलिज्म। और अपचय कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म जो है ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो कि विनाशात्मक पहलू से संबंधित है, जिसमें कि क्या होगी, एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी का ब्रेकडाउन। जैसे कि श्वसन ले लें हम, तो श्वसन की अगर रिएक्शन हम देखें, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है जिससे कि CO2 जल और कुछ मात्रा में क्या होता है, ATP रिलीज हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी एनर्जी टूट रही है। तो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई, कैटाबॉलिज्म। ये कैसी हो गई, कैटाबॉलिज्म। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी हमारे शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें कहेंगे उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। अगर इनमें से मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें कहेंगे एनाबॉलिज्म, और जिनमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी का, उन्हें कहेंगे कैटाबॉलिज्म। इस हिसाब से श्वसन वगैरह जो हो गई वो कैटाबॉलिज्म में आ जाएगी, नई कोशिका का निर्माण जो होगा वो एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, दोनों में अंतर क्या है। पहली बात मैं कर रहा हूं ग्लाइकोजिनोसिस की। ग्लाइकोजिनोसिस किसे कहते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस क्या है, जैसे आपको पता है कि हमारे भोजन में एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में शुरुआत में जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है, और बाद में क्या होती है कि ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर जब संचित भोजन के रूप में मनुष्य शरीर में होते हैं तो ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं। यानी कि हमारी जो एनर्जी रहती है संचित, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, और ग्लाइकोजन के रूप में विभिन्न अंगों में जैसे कि यकृत हो गया है, और बाकी भी अंग जो होते हैं, मांसपेशियों में भी काफी एनर्जी स्टोर रहती है, तो ये बाकी अंगों में क्या होती है, ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन होना और संचय हो जाना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोसिस। इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में बदलना और एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाना, स्टोर फूड के रूप में जो स्टोर होता है वो कहलाएगा ग्लाइकोजिनोसिस। जैसे आपको पता है कि पादपों में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है स्टार्च के रूप में, यानी मंड के रूप में, इसलिए ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहा जाता है, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है किसे, ग्लाइकोजन को, क्योंकि जैसे पौधों में स्टार्च के रूप में हो रहा है वैसे ही हमारे लिए स्टार्च का काम कर रहा है ग्लाइकोजन, इसलिए एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोसिस।
इसके अलावा इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें कि कभी अगर हम उपवास रख लें और हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी जमा है उसका ब्रेकडाउन शुरू होगा और ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी टूट के वापस ग्लूकोज के रूप में आ जाएगी। तो जो संचित भोजन है उस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के रूप में टूटना और एनर्जी प्रदान करना, यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो दोनों में यह अंतर हो गया। ग्लाइकोजिनोसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन बदलता है ग्लूकोज के रूप में। तो ये बेसिक अंतर होता है ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस में। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजिनोसिस, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी बन के स्टोर हो रही है, तो ये एक एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। जबकि ग्लाइकोजिनोसिस जो है इसमें एनर्जी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। ये कैसी है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये एनाबॉलिज्म होती है और ये कैटाबॉलिज्म, ये एक और अंतर इसमें हो गया। एक और टॉपिक की हम बात करते हैं किण्वन और अनॉक्सिशोषण। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन और अनॉक्सिशोषण के विषय में। कई लोग जो है इसको एक ही अवधारणा मान लेते हैं इस वजह से कि दोनों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर अगर हम देखें तो पहले किण्वन की अगर बात करें तो किण्वन जो होगा इसमें पहली बात जो इंपॉर्टेंट से होगी, अनिवार्य शर्त जो होगी कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए या तो ईस्ट की कोशिकाएं उपस्थित होंगी या फिर जीवाणु की कोशिका उपस्थित होगी। यानी ईस्ट या जीवाणु की कोशिका में से कोई ना कोई कोशिका उपस्थित होगी जब किण्वन की प्रक्रिया होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें जो सबस्ट्रेट होगा, तो इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा कि कोशिका के बाहर तरल रूप में उपस्थित होगा, कोशिका के बाहर तरल रूप में उपस्थित होगा। पहला अनिवार्य बिंदु क्या है कि किण्वन की प्रक्रिया के दौरान या तो ईस्ट की कोशिकाएं उपस्थित होंगी या फिर जीवाणु की कोशिकाएं उपस्थित होंगी। और दूसरा, इसमें जो भी सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, कोशिका के बाहर तरल रूप में उपस्थित होगा। जबकि अनॉक्सिशोषण जो होगा इसमें कोई ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं होगी कि ईस्ट की कोशिकाएं उपस्थित हों या फिर जीवाणु कोशिका उपस्थित हो, ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं होगी। और दूसरा, इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा कोशिका के अंदर उपस्थित होगा, कोशिका के अंदर। तो ये दो बेसिक अंतर है जिनमें हम अंतर कर सकते हैं किण्वन और अनॉक्सिशोषण में। वरना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों में ही होती है, लेकिन दोनों को एक ही क्रिया नहीं माना जा सकता। ये दो बेसिक अंतर है किण्वन और अनॉक्सिशोषण में। ल्यूकोमिया और एनीमिया, इन दोनों में अंतर हम जानते हैं। ल्यूकोमिया और एनीमिया, कॉमन चीज इनमें यह है कि दोनों जो हैं ब्लड से जुड़े हुए रोग हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर, ल्यूकेमिया जो है ये WBC से संबंधित है, यानी ये ब्लड की जो सेल होती है WBC उससे संबंधित है, जबकि एनीमिया का संबंध जो है RBC से है। दूसरा पॉइंट, ल्यूकेमिया क्या होता है कि जब WBC जो होता है इसकी एक निश्चित मात्रा होती है जो मनुष्य के शरीर में होनी चाहिए, कुछ हजारों में इसकी संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि WBC की मात्रा इंक्रीज कर जाए, यानी बहुत अधिक मात्रा में WBC बनने लग जाए, तो होगा क्या कि WBC एक प्रकार की कोशिका है और कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसे लाइसोसोम हम कहते हैं, और लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है ये भक्षण प्रवृत्ति का एक एंजाइम होता है। तो ऐसे में होगा क्या कि ज्यादा WBC बनेंगे, ज्यादा WBC यानी कि ज्यादा लाइसोसोम बनेंगे, ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनेगा, और धीरे धीरे वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होगा वो बाहर आएगा और अपनी ही कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और इस ढंग से क्या होगा कि ब्लड में जो मरी हुई कोशिकाएं होंगी वो जमा होना शुरू होंगी और जम के आपस में एक क्लस्टर बना लेंगे, और वो क्लस्टर जो होगा वो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेगा। और इसी स्टेज को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया को आपको याद रखना है कि इसी को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि WBC की मात्रा बढ़ जाती है, यानी WBC जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा कि धीरे धीरे मृत होके ये आपस में जुड़ के क्लस्टर बनाएंगे और धीरे धीरे ट्यूमर का निर्माण करेगी, और ये स्टेज जो होगी वो ब्लड कैंसर कहलाएगी। एनीमिया में क्या होगा,
एनीमिया में आपको याद रखना है कि एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। और आरबीसी क्योंकि ब्लड की मेन सेल होती है, तो आरबीसी की मात्रा घटने से व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए इसको रक्त अल्पत्ता रोग हिंदी में कहा जाता है। यानी ब्लड की कमी को कहा जा रहा है एनीमिया, जबकि ब्लड कैंसर वाली स्टेज को कहते हैं ल्यूकेमिया। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं निर्जर्मीकरण और पाश्चुरीकरण। निर्जर्मीकरण और पाश्चुरीकरण में क्या अंतर है? निर्जर्मीकरण को जब हम देखते हैं तो निर्जर्मीकरण के अंतर्गत कोई यंत्र हो या कोई भी द्रव हो, कोई भी लिक्विड हो, जब हम उसे किसी निश्चित ताप पे किसी निश्चित समय तक गर्म करके उन जर्म से हम क्या करते हैं, उसे मुक्त करते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है निर्जर्मीकरण। इसमें हम किसी यंत्र को या फिर किसी भी द्रव लिक्विड को एक निश्चित ताप पे एक निश्चित समय में गर्म करके उससे जर्म्स हटाने की जो प्रक्रिया है वो निर्जर्मीकरण है। जबकि पाश्चुरीकरण जो है ये विशेष रूप से दूध से संबंधित है, यानी कि दूध को एक निश्चित ताप पे निश्चित समय तक गर्म करना, जिससे क्या हो कि उसके गुण भी नष्ट ना हो और उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी नष्ट हो जाएं। यानी गुण भी नष्ट ना हो और बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाएं, तो ये प्रक्रिया पाश्चुरीकरण है। यानी पाश्चुरीकरण का संबंध जो है वो दूध से है। इस पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें क्या बताया जाता है कि सबसे पहले दूध को 61 यानी 61 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 30 मिनट तक गर्म किया जाए और फिर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान उसे ठंडा किया जाए। तो ऐसे में दूध के गुण जो होंगे वो भी नष्ट नहीं होंगे और उसमें जो बैक्टीरिया है हानिकारक वो जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये यंत्र पे भी होता है और अन्य किसी भी द्रव पे। पाश्चुरीकरण का एक विशेष संबंध जो है दूध से संबंधित है।